नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। विषय है नैनो प्रौद्योगिकी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये नैनो है क्या? मतलब ये कितना छोटा होता है? देखिए, नैनो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है बौना, मतलब बहुत ही छोटा। और अगर हम तकनीकी माप में बात करें तो 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। 1 अरबवां हिस्सा? ये तो कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है। इसे आम भाषा में कैसे समझ सकते हैं? कोई उदाहरण है? बिल्कुल, उदाहरण से ये बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने सिर का एक बाल देखिए, उसकी जो मोटाई है वो लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर के बीच होती है। 1 लाख नैनोमीटर सिर्फ एक बाल की मोटाई में? जी हाँ, और अगर इससे भी छोटा कुछ देखना है तो हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए होता है उसका एक स्ट्रैंड, मतलब एक धागा, वो करीब 2.5 नैनोमीटर चौड़ा होता है। 2.5 नैनोमीटर। अच्छा। एक और बहुत दिलचस्प तुलना है। 1 सेकंड में इंसान की दाढ़ी जितनी बढ़ती है वो लंबाई लगभग 1 नैनोमीटर होती है। ये तो वाकई में अविश्वसनीय रूप से छोटा है। तो फिर नैनो प्रौद्योगिकी किस पैमाने पर काम करती है? ये काम करती है 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पैमाने पर किसी भी पदार्थ के जो गुण होते हैं, उसके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण, वो उसके सामान्य आकार की तुलना में पूरी तरह से बदल जाते हैं। मतलब चीज वही रहती है, बस आकार छोटा होने से उसके गुण बदल जाते हैं? बिल्कुल। और इसी गुणधर्म के बदलाव का फायदा उठाना ही नैनो प्रौद्योगिकी का आधार है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है नैनो प्रौद्योगिकी की मूल परिभाषा। तो इसकी एक औपचारिक परिभाषा क्या होगी? हाँ, तो नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग की वो शाखा है जिसमें पदार्थों का अध्ययन, संश्लेषण और अनुप्रयोग 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर किया जाता है। यहाँ 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से 3 शब्द? अध्ययन यानी उसे समझना, संश्लेषण मतलब उसे बनाना, और अनुप्रयोग यानी उसे इस्तेमाल करना। अच्छा, इसका मतलब ये सिर्फ चीजों को छोटा करना नहीं है, बल्कि उस छोटे आकार पर उनके जो नए गुण पैदा हुए हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे सोना, सामान्य रूप में हम सब जानते हैं कि वो पीला और चमकीला होता है। जी। लेकिन जब सोने के कण नैनो स्केल पर होते हैं तो वो लाल या बैंगनी रंग के भी दिख सकते हैं, और उनका उपयोग फिर कैंसर के इलाज जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। सिर्फ आकार बदलने से सोना लाल हो जाता है? ये तो कमाल है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्तर पर काम कैसे होता है। हमारे स्रोतों में 2 प्रमुख तरीकों का जिक्र है, टॉप डाउन और बॉटम अप। इनमें क्या अंतर है? देखिए, टॉप डाउन दृष्टिकोण में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम एक बड़ी चीज से शुरुआत करते हैं। एक बड़े पदार्थ को काटकर या पीसकर या किसी और भौतिक तरीके से छोटा करके नैनो आकार तक लाया जाता है। अच्छा, जैसे किसी बड़ी चट्टान को तोड़-तोड़ कर रेत के कण बना दिए जाएं। बिल्कुल वही। ये प्रक्रिया थोड़ी सरल है, लेकिन इसमें सटीकता कम होती है। इसका एक बहुत आम उदाहरण है सनस्क्रीन क्रीम। उसमें जो नैनो टाइटेनिया पाउडर इस्तेमाल होता है वो इसी तरीके से बनता है। और ये बॉटम अप दृष्टिकोण? बॉटम अप इसका ठीक उल्टा है। इसमें हम नीचे से शुरू करते हैं, मतलब एक एक परमाणु या अणु को जोड़कर नीचे से ऊपर की ओर एक संरचना बनाई जाती है। एक एक अणु को जोड़कर? जी, ये प्रकृति का तरीका है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, ये प्रक्रिया बहुत सटीक और प्रभावी है। आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर की जो मटेरियल साइंस लैब्स हैं, वहाँ इसी दृष्टिकोण का उपयोग करके नए पदार्थ विकसित किए जा रहे हैं। नैनो रोबोट्स इसका सबसे उन्नत उदाहरण माने जा सकते हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब्स। स्रोतों में कुछ प्रमुख नैनो सामग्री का जिक्र है, जिसमें पहला नाम आता है कार्बन नैनो ट्यूब का। ये क्या होता है? कार्बन नैनो ट्यूब, या जिसे CNT भी कहते हैं, अच्छा। वो कार्बन परमाणुओं से बनी एक बेलनाकार, मतलब सिलिंड्रिकल संरचना है। अच्छा। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि ग्राफीन की एक पतली सी चादर को मोड़कर एक पाइप बना दिया गया हो। अच्छा। और इसकी खोज कब और किसने की थी? इसकी खोज 1991 में एक जापानी भौतिक विज्ञानी सुमियो इजिमा ने की थी। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विशेषज्ञ हैं, और अपनी लैब में काम करते हुए उन्होंने इसे खोजा था। तो ऐसी क्या खासियत है इसमें जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है?
इसकी खासियत इसके असाधारण गुणों में है। यह स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। 100 गुना? जी, 100 गुना ज्यादा मजबूत, लेकिन वजन में उससे 6 गुना हल्का। अच्छा। और तो और, ये तांबे से भी बेहतर बिजली का सुचालक है। मजबूत भी, हल्का भी और सुचालक भी। तो इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है, हल्के स्पोर्ट्स उपकरण बनाने में, और भविष्य में हो सकता है कि भूकंपरोधी इमारतें बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है ग्राफीन। अगला नाम है ग्राफीन। ये भी क्या कार्बन से ही बना है? हाँ, ग्राफीन भी कार्बन का ही एक रूप है। ये कार्बन परमाणुओं की सिर्फ एक परमाणु मोटी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाली एक परत है। सिर्फ एक परमाणु मोटी? जी, इसे 2004 में आंद्रे गीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने खोजा था, और इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह अब तक ज्ञात सबसे पतला, सबसे मजबूत और सबसे अच्छा विद्युत सुचालक पदार्थ माना जाता है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या उपयोग हो सकता है? भविष्य में जो फोल्डेबल और बेंडेबल स्मार्टफोन की स्क्रीन आएंगी, वो ग्राफीन से बन सकती हैं। इसकी मदद से ऐसी बैटरियां बन सकती हैं जो शायद मिनटों में चार्ज हो जाएं। और क्योंकि ये पारदर्शी भी है, तो इसका इस्तेमाल टच स्क्रीन और सोलर पैनल में भी हो सकता है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है नानो रोबोट्स। नानो रोबोट्स, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सच में हकीकत है? ये अब विज्ञान की हकीकत बनता जा रहा है। ये आणविक स्तर की मशीनें हैं जिन्हें खास काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे कि शरीर के अंदर जाकर किसी खास कोशिका तक दवा पहुंचाना। तो इनका सबसे बड़ा अनुप्रयोग किस क्षेत्र में हो सकता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा नैनो रोबोट जो हमारी रक्त वाहिकाओं में तैरकर सीधे कैंसर कोशिकाओं को खोजकर नष्ट कर दे और स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए। अच्छा। या फिर धमनियों में जो प्लैक जम जाता है उसे साफ कर दे। जयपुर के मेडिकल कॉलेजों में इस तरह की लक्षित थेरेपी, जिसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, उस पर शोध कार्य चल रहा है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है ड्रग डिलीवरी में नैनो तकनीक। ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ये क्या होती है? इसका मतलब है दवा को सीधे शरीर के उस हिस्से या उन कोशिकाओं तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है और कहीं नहीं। जैसे पारंपरिक कीमोथेरेपी में दवा पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे अच्छे सेल्स भी मरते हैं और मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी। नैनो तकनीक में दवा को नैनो कणों के एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है, जो सिर्फ कैंसर सेल से चिपक कर ही खुलता है। अच्छा, तो ये एक तरह से स्मार्ट बॉम्ब जैसा हुआ जो सिर्फ अपने टारगेट पर ही असर करता है। बिल्कुल सही समझा आपने। भारत में इसका कोई ताजा उदाहरण है? हाँ, DRDE ग्वालियर ने 2024 में एक नैनो किट विकसित की है। यह किट सिर्फ 1 से 3 मिनट में टाइफाइड का पता लगा सकती है। तो ये दिखाता है कि नैनो तकनीक सिर्फ इलाज में ही नहीं, बल्कि बीमारियों की पहचान यानी डायग्नोस्टिक्स में भी क्रांति ला रही है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर नैनोस्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। सेमीकंडक्टर नैनोस्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये नैनो स्केल पर बने सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं, जैसे क्वांटम डॉट्स। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके आकार को बदलकर इनके इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुणों को नियंत्रित किया जा सकता है। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इसे समझना चाहें तो उनके आसपास इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। आज की जो QLED टीवी आते हैं, उनमें Q का मतलब क्वांटम डॉट ही है। ये नैनोकण प्रकाश पड़ने पर बहुत ही शुद्ध और सटीक रंग पैदा करते हैं, जिससे टीवी की पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। अच्छा, तो ये QLED टीवी में इस्तेमाल होते हैं? जी। इसी तरह स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर में भी नैनो स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली। ये एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली। इसका क्या अर्थ है? यह प्रकृति का एक मौलिक सिद्धांत है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें अणु बिना किसी बाहरी मदद के अपनी आंतरिक रासायनिक प्रवृत्तियों के कारण खुद ब खुद एक व्यवस्थित और जटिल संरचना में जुड़ जाते हैं। खुद ब खुद? जी। हमारे शरीर में DNA का जो डबल हेलिक्स बनता है, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो वैज्ञानिक इस प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग कैसे कर रहे हैं? वैज्ञानिक इस सिद्धांत का उपयोग करके जटिल नैनो सर्किट और दूसरी संरचनाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यह बॉटम अप दृष्टिकोण का सबसे परिष्कृत रूप है, जहां हम सिर्फ देखते हैं और अणु अपना काम खुद करते हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है भारत में नैनो प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक और रिसर्च। तो इन सब वैश्विक विकास के बीच भारत कहाँ खड़ा है? भारत इस क्षेत्र में एक बहुत प्रमुख खिलाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि नैनो टेक्नोलॉजी पर शोध पत्र प्रकाशित करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर? ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और देश में नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले 19 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण कौन सा है? कृषि क्षेत्र में IFFCO द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया। ये एक क्रांतिकारी उत्पाद है जो उर्वरक के उपयोग को पूरी तरह बदल रहा है, और इसने भारत को वैश्विक मंच पर एक लीडर के रूप में स्थापित किया है। और क्या इसमें भी कुछ नया आ रहा है? हाँ, 2024 में IFFCO नैनो NPK भी लॉन्च करने जा रहा है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है वैज्ञानिक CNR राव और उनका योगदान। स्रोतों में भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव का प्रमुखता से उल्लेख है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में उनका क्या योगदान है? प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव भारत के सबसे सम्मानित रसायनज्ञों और पदार्थ वैज्ञानिकों में से एक है। असल में उन्हें भारत में नैनो विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में अभूतपूर्व काम किया है। और भारत के नैनो मिशन में उनकी क्या भूमिका थी? वो 2007 में शुरू हुए भारत के नैनो मिशन के अध्यक्ष और मुख्य वास्तुकार थे। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व ने ही भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की एक मजबूत नींव रखी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है इंडिया नैनोटेक मिशन। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये मिशन 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा 1000 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, रिसर्च को बढ़ावा देना और मानव संसाधन तैयार करना था। और ये कितना सफल रहा? यह मिशन बेहद सफल रहा है। इसी के तहत देश में वो 19 उत्कृष्टता केंद्र बने और इसी की वजह से भारत शोध प्रकाशन में तीसरे स्थान पर पहुंचा। 2017 के बाद इस मिशन को नेशनल प्रोग्राम ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ाया गया। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राजस्थान आधारित उदाहरण और शोध क्षेत्र। चलिए अब विशेष रूप से राजस्थान की बात करते हैं। वहां नैनो टेक्नोलॉजी का क्या असर दिख रहा है? राजस्थान में खासकर 2 क्षेत्रों में इसका बहुत गहरा असर है, कृषि और सौर ऊर्जा। कृषि में तो नैनो यूरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिससे पारंपरिक यूरिया की खपत 50% तक कम हुई है और फसल की पैदावार बढ़ी है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में? राजस्थान एक सोलर हब है, लेकिन वहां की सबसे बड़ी समस्या है सोलर पैनलों पर धूल जमना। अब इन पैनलों पर सेल्फ क्लीनिंग नैनो कोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेल्फ क्लीनिंग मतलब वो खुद साफ हो जाते हैं? जी, जिससे वे खुद ही साफ हो जाते हैं और उनकी दक्षता बनी रहती है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर जैसे शुष्क क्षेत्रों में नैनो एब्जॉर्बेंट्स पर शोध हो रहा है, जो मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। ये तो हुई संभावनाओं की बात, लेकिन क्या इस तकनीक से जुड़ी कुछ चुनौतियां या जोखिम भी हैं? हाँ, चुनौतियां भी हैं और वो काफी गंभीर हैं। पहली है उच्च लागत और जटिल निर्माण प्रक्रिया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है नैनो टॉक्सिकोलॉजी। नैनो टॉक्सिकोलॉजी मतलब इन नैनो कणों का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव होगा, इस पर अभी भी अध्ययन जारी है। इसके अलावा इसके सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक फ्रेमवर्क की भी आवश्यकता है। तो हमने नैनो प्रौद्योगिकी की अविश्वसनीय दुनिया को देखा, जहां ये छोटी सी तकनीक चिकित्सा, कृषि, ऊर्जा और उद्योग में बड़ी क्रांति लाने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जैसे जैसे हम पदार्थ के इन मूलभूत कणों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? यह तकनीक अपार संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन इसके अज्ञात जोखिम भी हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब हम प्रकृति के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ काम करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो नवाचार और सावधानी के बीच सही संतुलन कहाँ होना चाहिए?
यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।